एथनिक म्यूजिकोलॉजी की शिक्षा प्राप्त की और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में डिग्री हासिल की। जाकिर हुसैन ने वॉशिंगटन, पोर्टलैंड स्टेट और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय शास्त्रीय संगीत भी सिखाया। बाद में कुछ फिल्मों में एक्टिंग की और मॉडलिंग भी की। आज आपकी अदालत में जाकिर हुसैन अपने मुकदमे की पैरवी खुद करेंगे। जज हैं प्रसिद्ध साहित्यकार अशोक वाजपेयी और जनता की ओर से सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे रजत शर्मा। आपकी अदालत में उस्ताद जाकिर हुसैन पर आरोप है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जाकिर साहब, जो लोग आपके कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जी, उनका कहना है कि आप इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट की तरह हैं, कब कहां लैंड करेंगे किसी को कुछ पता नहीं। बस यही है मेरे सवाल का जवाब। इंडियन एयरलाइंस कब पहुंचेगी, कब नहीं पहुंचेगी। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि बहुत से ऑर्गेनाइजर्स जो हैं ये अपने आप ही समझ बूझ लेते हैं कि मैं प्रोग्राम बजाने आ रहा हूँ। अब जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो संतूर बजाते हैं, उनके साथ मैंने बहुत सारे प्रोग्राम बजाए। तो ये सोच लिया गया ऑर्गेनाइजर ने कि जब शिव कुमार शर्मा जी को बुक किया जाएगा तो जाकिर हुसैन तो डेफिनेटली आ ही रहे हैं साथ में, पैकेज डील होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे मेरे साथ कई बार हो चुका है। कई बार ऐसे भी होता है कि कोई प्रॉमिस कर देता है किसी को कि भाई मैं जाकिर साहब को ले आऊंगा और मुझसे बातचीत नहीं हुई होती है, तो तब ऐसे होता है कि भाई नहीं पहुंच पाए। और कई बार शुरू में मेरे साथ ये हुआ कि मेरी भी एक खराबी है, अभी कम है पहले ज्यादा थी, वो ये कि मैं ना नहीं कर सकता। तो कभी विलास खान साहब ने कहा कि भाई मेरे साथ बजाना है जी, मैं कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ हरि प्रसाद जी का फोन आ गया कि भाई मेरा प्रोग्राम है, आना है जी, मैं कोशिश करूंगा। तो ऐसे अब उसमें ये हो जाता था कि मैं तो छोटा था, अब उनको मैं कैसे कहूँ कि मैं नहीं आ सकता है डर के मारे या जो भी है। तो बड़ी कोशिश करता था कभी पहुंचूं किसी तरह से। एक आध बार चार्टर फ्लाइट करके गया प्रोग्राम बजाने के लिए, क्योंकि कनेक्शन नहीं मिल रहे थे। ये जो आप ना नहीं कर सकते हैं उसकी वजह से ये होता है जाकिर साहब कि आप एक कॉन्सर्ट आगरा में, दूसरी कैलिफोर्निया में और तीसरी सिंगापुर में एक साथ रख देते हैं। वैसे ये एक जमाना था जब मैं ना नहीं कर सकता था, लेकिन लोगों का भरोसा उठता जा रहा है कि ये नहीं पता कि जाकिर भाई पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ये मैं नहीं जानता, क्योंकि एक बार वो जैसे चोरी कर ली और चोर बन गए तो हमेशा के लिए चोर रहे। अब जैसे पिछले 3-4 साल में मुझे तो याद नहीं है कि मैं कहीं पहुंचा नहीं। लोगों को ये इंप्रेशन है हाँ, कि आप कमिट करते हैं और फिर नहीं पहुंचते, या ऐसे कमिटमेंट कर लेते हैं जो आप पूरे नहीं कर पाए। ऐसा कई बार होता है कि बहुत से कलाकार नहीं पहुंच पाते, कई बार होता है। अब जैसे बॉम्बे बंद, महाराष्ट्र बंद, तो गोवा कैसे पहुंचा जाए प्रोग्राम? मैं तो ड्राइव करके पहुंच गया, किसी और के पास गाड़ी नहीं है, नहीं पहुंच पाएगा। और नहीं भी पहुंचे बहुत से कलाकार, ऐसे भी कई बार हो चुका है। लेकिन क्योंकि मैं पब्लिक आई में ज्यादा हूं, तो अगर मेरी तरफ से कुछ 19-20 होता है तो उसकी ज्यादा चर्चा होती है, और जब नहीं होता है तो कोई चर्चा नहीं होती। आप ये कह रहे हैं कि आप पहले ऐसा करते थे, 3-4 साल से जरा सुधर गए हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे ख्याल से जरा नहीं काफी सुधर गया हूँ। अब मैंने ये किया कि मैं अपनी तरफ से कोई भी प्रोग्राम खाना नहीं करता। जिसे मुझसे कांटेक्ट करना है वो मेरे घर फोन करें, वहां लिखें, और वहां मेरी सिस्टर है, वही उनको जवाब देती है, वही डेट फिक्स करती है। तो अब अगर मैं ना पहुंचूं तो उनको यहाँ अदालत में खड़ा कर दीजिए, सिस्टर को, जिनको आपने जिम्मेदारी दी है। जी हाँ, तो ये है सिचुएशन। मैं सुनाइए कि आप दौड़ते भागते किसी तरह से पहुंचते हैं और एयरपोर्ट पर जैसे फ्लाइट उतरती है और जितनी देर में बैगेज आता है उतनी देर में शेव करते हैं, कुर्ता पहनते हैं और फिर सीधा स्टेज पर जाकर एकदम पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है, कई बार मेरे साथ ये भी होता है कि जो प्रोग्राम, ये कार्यक्रम की मेरे साथ फीस तय हुई होती है उससे डबल मुझे खर्चा करना पड़ता है पहुंचने के लिए। लेकिन मैं पहुंचता हूँ, करता हूँ, क्योंकि टाइम दिया है तो कोशिश यही है कि पहुंचा जाए। अब कभी ऐसे होता है, एक जमाने में ये होता था कि इंडियन एयरलाइंस में आप वेट लिस्ट नंबर 3 या 4 है तो फाइनल हो ही जाएगी सीट। लेकिन कभी कभी ये भी होता था कि कोई ग्रुप आ गया तो नहीं भी होती थी फाइनल। तो अब क्या करें? तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं कि आदमी की के मतलब कोशिश से बाहर होता है, लेकिन ये है कि कोशिश की जाती है।
एयरलाइन वालों से झगड़ा होता होगा आपका अक्सर? कई बार होता है झगड़ा एयरलाइन वालों से, क्योंकि एयरलाइन की तरफ से कोई हेल्प नहीं होती। कभी कभी वो खुद 12 घंटे लेट हो जाते हैं, तो दैट डजंट मैटर। और कभी कभी, अब एक बार अली अकबर खान साहब और हम बजाने गए हैदराबाद, तो सवेरे की फ्लाइट थी, तो रात को 12:30 बजे हम पहुंचे हैदराबाद बॉम्बे से। पैदल गई थी फ्लाइट? बिल्कुल पैदल। तो ऐसे भी होता है। अब हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? यही है कि उनसे नाराज हो सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, उस वक्त बड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन यू हैव टू डील विद इट। कभी किसने आपको ये नहीं कहा कि उस्ताद की उस्तादी से तो नाक में दम है? ये नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि उस्ताद की उस्तादी में नाम है, दम है। आपकी अदालत में तबला वादक जाकिर हुसैन पर इल्जाम है कि ये दोहरी जिंदगी जीते हैं। दोहरी जिंदगी समझते हैं? लोग कहते हैं कि दो घर है, एक सैन फ्रांसिस्को में, एक बम्बई में। जी, दो तरह का म्यूजिक, एक तरफ आप जैज करते हैं, एक तरफ आप इंडियन क्लासिकल बजाते हैं, एक तरफ विदेशी संगीत में रुचि लेते हैं। और हर चीज में आपके दो रूप हैं। कभी कभी ये होता है कि आपको अगर अपने घर में झांकना हो तो बाहर जाकर झांकना चाहिए। अब तो मैंने ये देखा कि मैं अपने हिंदुस्तान को बाहर जाकर बहुत अच्छी तरह समझ पाया। जब मैं यहाँ था तो मैं यहाँ देख सकता हूँ, यहाँ देख सकता हूँ, यहाँ देख सकता हूँ, लेकिन अपने हिंदुस्तान के बारे में मैंने बाहर जाकर जो जाना है, शायद मैं हिंदुस्तान में रहकर नहीं जान पाता। अपने देश की कदर, अपने देश की अच्छाइयाँ, ये सब बाहर जाकर पता चले। एक जमाने में आप पॉप स्टार बनना चाहते थे? बिल्कुल बनना चाहता था, बड़ी कोशिश थी। कोशिश ये करी कि बड़े बड़े रॉक स्टार्स के साथ बैठकर बजाया गाया जाए, वो भी किया। तो वहां से ये दोहरी जिंदगी का जो है, इसकी शुरुआत हुई कि दूसरे लोगों के साथ बजाना गाना। तो ये पता चला कि हमारा संगीत बहुत अच्छा है। देखिए, आप गए थे, आप कह रहे हैं कि आप वहां गए थे भारत में झांकने। नहीं, मैं वहां गया था पॉप स्टार में, लेकिन वहां जाकर देखा कि वहां जाकर के आपने झांका और भारत को देखा वहां से। तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है ना, तो घर से बाहर जाकर ही मुर्गी मुर्गी है पता चलती है। लेकिन झांकते झांकते आप वहां जाके बस गए? नहीं, वैसे तो बसा नहीं। लोगों का ये ख्याल है कि मैं वहां बस गया। बहुत कम ऐसे कलाकार उस वक्त विदेश में जाकर बजाए गाए थे, तो इन लोगों को ये लगा कि मैं वहीं जाकर बस गया हूँ। लेकिन ये सही है कि क्योंकि मैं वहां सिखाता भी था और कॉलेज में भी वहां पढ़ा, तो मेरा एक छोटा सा घर भी वहां था, तो लोगों को ये लगा कि भाई वो वहां पढ़ता भी है, सिखाता भी है, तो उसका घर वहां, तो वहीं रह गया। लेकिन ये सही नहीं है। सही ये है कि हर साल 4, 5, 6 महीने मैंने हिंदुस्तान में बिताया। आप काम के सिलसिले में ज्यादा समय बाहर विदेश में बिताते हैं। डू यू मिस योर फैमिली? जी, मैं बहुत मिस करता हूँ अपनी फैमिली को। हर एक 1.5 महीने में जब 1-2 हफ्ता खाली होता है तो वापस चले आते हैं इंडिया और घर रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं और कांटेक्ट बना रहता है। और कभी कभी वो हमारे पास चले आते हैं। जब जवानी में हम घुमा फिरा करते थे तब बाहर रहने की ज्यादा इच्छा हुआ करती थी, लेकिन अब जरा बुढ़ापा आ गया है, क्या किया। अभी आपने ये कहा कि मैं सीजन में आता हूँ 4-5 महीने, तो इसका मतलब आप इंडिया में सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं? जी नहीं, हिंदुस्तान में ये एक 100% प्रोग्राम जो मेरे होते हैं 100%, उसमें से कम 30 या 40% फ्री प्रोग्राम होता है। हाँ। सीजन में तो वही आदमी जाता है जब पैसा कमाना हो। नहीं, जरूरी नहीं है। मेरा जो सीजन है वो ये है कि जब सारे कलाकार एक जगह जमा हो तो उनके साथ बैठकर एक आनंद लिया जाए। वो जो एक वातावरण बनता है, उससे अपनी जो एक प्राचीन सभ्यता चली आ रही है उसका एक पता मिलता है, उससे एक बंधन बनता है, एक कनेक्शन होता है। तो मेरे लिए वो सीजन है। जब मैं यहाँ बजाता हूँ तो बजाने की हैसियत से नहीं, सीखने की हैसियत से। आज जब कल मैं बजाया मेरे पिताजी के साथ कलकत्ते में, तो मैं उनके साथ बजाया नहीं, वो बजाए, मैंने उनका साथ किया और सीखा। तो ये है सीजन मेरे लिए। और ये जरूरी हो जाता है कि मैं ये करूं, क्योंकि जब तक मैं सीखूंगा मेरे ही लिए अच्छा है। और जितना मुझे पता चलेगा आगे जाके उतना ही मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ संगीत में। आप विदेश में संगीत सिखाते हैं जी, भारतीय संगीत, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जी। कभी आपको ये नहीं लगा कि यहाँ के लोगों को सिखाया जाए बजाय यहाँ के लोगों को भी सिखाता? बिल्कुल, मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं जो स्टेज पर मंच पर आ गए हैं और बजा रहे हैं।
शाम गाने बजा रहा है। मेरा छोटा भाई फजल आजकल हिंदुस्तान का बहुत ही बिजी कलाकार हो गया है, तबला बजा रहा है, उसको भी मैंने सिखाया। या अनुराधा है एक लड़की जो प्रोग्राम्स बजा रही है, उसको भी सिखाया। तो मैंने ऐसे बहुत से कलाकार अब तबले के आगे हैं, जिनमें से 4-6 मैंने सिखाए हुए हैं जो बजा रहे हैं मंच पर। और मैं भी, आपने जो सीखा है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप किसका मानते हैं? मेरे पिता का डेफिनेटली, उन्होंने जो विद्या मुझे दी बचपन, जो गणों की तरफ से आती है, वो और कहाँ मतलब हम कलाकार चाहे कितने भी ऊंचे हो जाए, श्रोतागण के बगैर हम नहीं है। जब तक श्रोता है हम बादशाह हैं, वो नहीं है तो हम बिल्कुल गरीब से गरीब तर इंसान हो सकता है। आपके जाकिर हुसैन के पास मुकदमे की कार्रवाई का दूसरा हिस्सा लेकर आपकी अदालत में उस्ताद जाकिर हुसैन पर आरोप है कि ये पॉपुलैरिटी के लिए गिमिक्स करते हैं। मैंने सुना कि बचपन से ही आपकी कुछ ऐसी आदत रही है वैसे साहब, बचपन में मैंने बहुत किया, मतलब इतनी गिमिक्स के आप हैरान हो जाएंगे कि स्टेज पर बैठता था मैं अपने पिताजी के पीछे, जब वो प्रोग्राम करते थे तो हमेशा तबला जब सेट होता है ना, तो पीछे बैठ के, पीछे भी एक एक्स्ट्रा तबला पड़ा रहता है कि अगर ये खराब हो गया तो दूसरा लेके बजाएंगे। मैं बैठा हुआ उसको गोद में रखे हुए लगा हुआ हूँ, अब वो बजा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे क्या पड़ी, मैंने तो बजाना है, मैंने तो कोशिश करनी है कि मेरी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान लग जाए। ऐसी एक कोशिश में मेरा पहली बार प्रोग्राम हुआ। और मेरे पिताजी अली अकबर खान साहब थे, जो मतलब विख्यात सरोद वादक हिंदुस्तान के, बजा रहे थे दोनों, और मैं पीछे बैठा हुआ था और अपना मतलब तबले पर लगा हुआ था। वो मुझे घड़ी घड़ी देखें कि ये क्यों बंद नहीं हो रहा। तो फिर ये दोनों ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया कि अब इसको सबक सिखा ही देना चाहिए। तो मेरे पिताजी उठ गए और मुझसे कहा कि बैठो बजाओ, मैं आता हूँ। और मुझे ये भी नहीं बताया कि क्या करना है क्या नहीं। और इतने बड़े कलाकार उस्ताद अली अकबर खान साहब, और मैं 7 साल का था। तो उस वक्त मुझे बिठा दिया गया, लेकिन मुझे क्या, अली अकबर खान साहब होंगे अपने घर के अली अकबर खान साहब, मुझे क्या लेना देना, मैं क्या जानूं कि मैं किस हस्ती के साथ बैठा था। तो उस वक्त तो इतना नर्वस तो नहीं हुआ, लेकिन उस मैं फिर 20-25 मिनट में उनके साथ ठेका वैका लगाता रहा। तो उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। आमतौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कॉन्सर्ट के, वो उस्ताद अल्लाह रखा साहब के लिए इनविटेशन भेजते थे। जी हाँ, जी हाँ। तो आप उनको लिख देते थे कि वो अवेलेबल नहीं है और मैं बहुत काफी जगह गड़बड़ की मुझे तो स्कूल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, तबला ही बजाना था, मैंने सोच लिया था। लेकिन स्कूल की पढ़ाई तो करनी थी, तो जाते थे पढ़ते थे। लेकिन जब भी खत आते थे कि भाई उस्ताद अल्लाह रखा साहब अवेलेबल हैं प्रोग्राम के लिए वगैरह वगैरह, तो अब वो अगर गए हुए हों कहीं, तो मैं लिख देता था कि वो तो अवेलेबल नहीं है, उनके लड़के अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो वो आ सकते हैं। और माँ को नहीं बताता था कि वो परेशान हो जाएंगी। तो कई बार ऐसा हुआ कि 13 साल की उम्र में बम्बई से पटना चले जा रहे हैं, स्कूल के ही बैग में कपड़े वपड़े रख लिए, और कई मेरे स्कूल में दोस्त होते थे, पैसा वैसा जमा कर लिया, टिकट बनवा ली 3rd क्लास की, और खड़े खड़े चले जा रहे हैं। तो 2 दिन ट्रेन में, तो पटना पहुंचना है और वहां बजाना है। तो वहां जाके पहुंच के फिर तार कर देना कि मैं ठीक हूँ, मैं पहुंच गया हूँ, मैं पटने में हूँ, प्रोग्राम बजा कर आऊंगा। और कई बार ऐसा भी होता था कि लोग उनको लेने आते थे बजाने के लिए। उस वक्त तो क्या होता था कि ऐसी सोचे समझे कभी बिना प्रोग्राम भी हो जाते थे, बैठक हो जाती थी। एक बार मुझे याद है, रात को 11:30 बजे कोई साहब आए घर। साहब वो बोले खान साहब हैं क्या, मेरे फादर को पूछा। तो माँ जी ने कहा जी वो तो है नहीं, वो प्रोग्राम पर गए हुए हैं, क्या काम है। बोले वो रागर साहब, पुराने रागर साहब जो सीनियर आए हुए हैं, और अचानक उनका मन हुआ है गाएंगे बजाएंगे, तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कैसे होगा। तो मैं उस वक्त जाग गया, मैंने कहा मैं चलूं, और मैं जानता ही नहीं था कि दागस बंधु मतलब इतने बड़े ध्रुपद गायक, मुझे क्या, मैंने कहा मैं चलूं। मैं बड़ा खुश हुआ कि चले, तो मैं चला गया उनके साथ, और जाकर दागस साहब बोले अरे किस बच्चे को ले आए थे। तो उन्होंने बताया कि मैं कौन हूँ, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बताया कि क्या करना है कैसे करना। तो फिर मैं उनके साथ बैठकर, ये कोई मैं करीब 11 साल का था, बैठकर मैंने बजाया उनके साथ, तो वो भी आशीर्वाद मिला। तो ये सब जो मैंने हैमिंग करी है, उससे कुछ मेरा फायदा ही हुआ। लेकिन जहां तक गिमिक्स का सवाल है, मैं कहूंगा कि हर जनरेशन में हमारा जो संगीत है वो एक अलग अलग नए अंदाज से पेश किया गया।
आपके लिए लोग कहते हैं कि प्लेस टू द गैलरी, पॉपुलैरिटी के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, मैनरिज्म से, स्टाइल से। अच्छा, मैं कहूंगा कि अगर मैं पब्लिक को सिर्फ अपने स्टाइल से, मैनरिज्म से खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि जब हम बैठ के प्रोग्राम बजाते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो अगर किसी कलाकार ने 11 मात्रे की बंदिश या 13 मात्रे की बंदिश शुरू कर दी, तो जब इतना मुश्किल ताल जब कोई बजाना शुरू करता है तो उसमें मैनरिज्म और स्टाइल धरा का धरा रह जाता है अगर आप ताल ठीक से ना बजा सकें। तो संगीत विद्या एक ऐसी चीज है जो आप कितना भी स्टाइल कहीं से भी कुछ भी कर लें, जब विद्या आपकी नहीं बोलेगी तो आपको कोई नहीं सुनेगा। संगीत विद्या तो बोलती है आपकी, ये जो मैनरिज्म स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस्तेमाल किया जाता है कि जो साथ नए उस्ताद गा रहे हैं उनको ओवरशैडो करने के लिए। अच्छा, ये किसने कहा? बहुत बार अखबारों में जब लिखा जाता है आपके बारे में, ये लिखा जाता है कि राकेश साहब ने जो पंडित रविशंकर है उनके साथ बजाते हुए या अकबर अली खान साहब के साथ बजाते हुए कोशिश की कि उनको ओवरशैडो कर दिया जाए। रियली मेरी क्या मजाल कि मैं इतने बड़े बड़े गुणीजन कलाकारों को ओवरशैडो करता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी राइटर ने, क्रिटिक ने ये लिखा है तो हो सकता है वो उसमें इतने इम्प्रेस हो गए हो कि वो समझे कि मैंने उनको ओवरशैडो कर दिया खुद ही, या पता नहीं वो क्या देख रहे थे, रविशंकर जी को देख रहे थे या मुझे देख रहे थे। कहा जाता है खराब तबला प्लेयर पूरी कंसर्ट को खराब कर देते हैं, तो एक अच्छा तबला प्लेयर इसमें कंसर्ट में क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं? अच्छा तबला प्लेयर जब बजाएगा तो कलाकार का साहस बढ़ाएगा, कलाकार को इंस्पायर करेगा, और वो ही करेगा जो तंत्र कलाकार हो या गायक कलाकार हो या नृत्यकार हो चाहे, जिससे उनका दिल बढ़े, उनको इतना इंस्पिरेशन मिले कि वो और अच्छे से अच्छा करते जाए। चलिए अगर ये मान भी ले कि स्टेज पर आपकी शो में कितनी होती है, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन इसके अलावा जो जिंदगी है उसमें तो आप शोबाजी में विश्वास रखते हैं, जैसे मॉडलिंग करना, जैसे फिल्मों में एक्टिंग करना। सिर्फ एक फिल्म में एक्टिंग की और वो थी डिटेंडर, और उसके बाद जब मैंने अपने आप को पर्दे पर देखा तो मैंने कहा ये मेरा मॉडलिंग शायद ही की होगी एक आध बार कभी की, वो भी दोस्तों के लिए। अब जैसे हमारे एक दोस्त की बुटीक है तो उन्होंने मुझसे कहा यार हमारे कुछ कपड़े हैं पहन के जरा फोटो दे दिया, ठीक है। अब रहा ये चाय वाला चक्कर, तो बस यही एक है, और तो मैं कहीं किसी की एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करता। और जहाँ तक गिमिक्री और शोबाजी का अपनी जिंदगी में है, हर आदमी की ये इच्छा होती है कि लोग उसको अच्छा समझें, उससे आनंद लें और खुश हों और कोई बुरी बात ना हो। तो और हमेशा हर इंसान में ईगो होता है और हर इंसान ये चाहता है कि मेरी अच्छाइयों की तारीफ हो या मैं जो करूं उसकी तारीफ हो, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो। तो ये हो सकता है कि हम इंसान होने के नाते ऐसी गलती करते हो कि फोकस हम पर वैसा पड़े, हम सभी करते हैं। हम देखो कैसे किया, मजा आया ना, ये तो एक खास हमारी चीज है, होती रहती है। तो ये हो सकता है कि इसको लोग नहीं है शोबाजी भी कहें। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द बेस्ट, मतलब कि तबला प्लेयर, हु इज द बेस्ट तबला प्लेयर नाउ, मैं दो नाम दूंगा, पंडित किशन महाराज, उस्ताद अल्लाह। और नई जनरेशन में हम सब आसपास ही हैं मेरे ख्याल। नहीं ऑनेस्टली मैं ये फील करता हूँ, मैं कई बार बैठ के सपन चौधरी के साथ या ये कुमार बस के साथ ये सब डुएट बजा चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि वो मुझसे कम थे या मैं उनसे कम था, बराबरी का गाना बजाना हुआ। तो मेरे हिसाब से तो इनमें से आप कोई भी किसी दिन भी जैसे टेनिस में होता है कि नंबर 92 प्लेयर नंबर 2 प्लेयर को हरा देता है किसी दिन, मतलब वो इतना डेप्थ है फील्ड में कि किसी भी दिन किसी का भी मतलब नाम बुलंद हो। फर्क सिर्फ ये हो जाता है कि आज किसका दिन है। अंग्रेजी में कहावत है एवरी डॉग हैज हिज डे। तो ये हो सकता है कि आज टुडे आई एम द बेस्ट, टुडे आई एम नंबर 1, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। और अब वक्त है
आपकी अदालत में आज के मुकदमे की कार्रवाई पर अशोक वाजपेयी के फैसले का। उस्ताद जाकिर हुसैन खां सिर्फ प्रसिद्ध तबला वादक ही नहीं है, आज उन्होंने इतनी बेबाकी और खुलेपन से अपने आरोपों का प्रत्याख्यान किया। इससे जाहिर है कि वो एक हसमुख, पारदर्शी और निश्चल व्यक्ति भी हैं। अपनी विरासत के प्रति वे बहुत सजग और चौकन्ने हैं। उन पर जो बातें कही गई, उनका जिस खुले दिल से और बातूनीपन से उन्होंने जवाब दिया, जिस हाजिर जवाबी से, वो बहुत ही प्रीतिकर था। लेकिन जाते जाते उन्हें 2-3 सलाहें देना चाहिए। एक तो ये कि वो अहंकार से मुक्त रहे।